गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीएल कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर मैं प्रियांश जैन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों के लिए रेगुलरली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो और कैसा भी आपका सिलेबस हो, उस सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी हम यहाँ पर आपको कंटिन्यू कराएंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से आप अगर देखें तो चाहे वह यूट्यूब चैनल हो या फिर टेलीग्राम के ग्रुप्स हो, हमारे व्हाट्सएप हो या फिर हमारा फेसबुक पेज हो, इन सभी को आप ज्वाइन कर लीजिए और साथ में सीएल कैरियर एकेडमी की इस लर्निंग ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और जाकर के वहां से डाउनलोड करेंगे, तब आपको हमारे लाइव वीडियोस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और हमारे लाइव वीडियोस को देखिए। चलिए, तो आज हम बात करते हैं आज के सेशन के विषय में। मैं आपको यहाँ पर जीके पढ़ाने वाला हूँ और जीके में यहाँ पर एक हिस्ट्री का सेशन आपके सामने लेकर के आया हूँ। इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं पहले वो समझ लेते हैं। तो आज के हमारे इस सेशन में हम 25 से 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करने वाले हैं, 25-30 क्वेश्चन में होगा क्या, ये आपकी थोड़ी सी क्वेरी हो सकती है कि सर इसमें क्या समस्या, क्या हम पढ़ लेंगे 25-30 क्वेश्चन में। तो देखिए, 25 से 30 क्वेश्चन में हम यहाँ पर ये समझेंगे कि एग्जाम के अलग अलग एग्जाम में एक ही प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो उसका लेवल कैसा होगा। जैसे सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा और वह प्रश्न यदि एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है तब उसका लेवल क्या होगा। अगर यही प्रश्न आपका पटवार और किसी टीचर के एग्जाम में पूछा जाता है तब उसका लेवल क्या होगा। और यही प्रश्न यदि आपका एचसीएस, आरएएस और एमपीपीएससी में पूछा जाता है तब उसका लेवल क्या होगा। और यही प्रश्न यदि आपका यूपीएससी में पूछा जाता है तब उसका लेवल क्या होगा। ये सारी बातें हम आज चेक करेंगे केवल 25 से 30 प्रश्नों के माध्यम से। और फिर हमें तैयारी अपनी शुरू करनी है। जैसे आपका एग्जाम है, जो भी आपका एग्जाम है उस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। कई बच्चे ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि आप एग्जाम यूपीएससी का देने जा रहे हैं, तैयारी आप एसएससी रेलवे जैसी कर रहे हैं, या फिर एसएससी रेलवे का एग्जाम आपको देना है और यूपीएससी की तर्ज पर आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सही समय में सही तैयारी करनी है और व्यवस्थित तरीके से सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज का हमारा ये सेशन। और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये इतिहास का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, इसको हटा देता हूं थोड़ा समय। देखिए, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला। आइए थोड़ा सा इसको समझें। पहले थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, जूम कर देता हूं, अब दिख रहा होगा आप सभी को। देखिए, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के मध्य में चला। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। यहां ऑप्शन आपके सामने हैं, पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, पाल, चोल, राष्ट्रकूट, चोल, पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर यदि आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, यदि नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको राइट आंसर बता देता हूं। ये जो यहां पर देखिए, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, इस प्रकार से भारत में 3 राजवंश थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये बात है भारत में 7वीं शताब्दी की। और 7वीं शताब्दी के समय में यहाँ पर उत्तर भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ, जिस राजा का नाम आप सभी ने सुना होगा, राजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। हम बात किसकी कर रहे हैं, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष की। तो समझ लीजिए, लड़ाई किसके लिए है, लड़ाई है कन्नौज की। कन्नौज की लड़ाई। अब सर ये हर्षवर्धन कहां से आ गया। प्यारे विद्यार्थियों, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से आपको बताना चाहता हूं। राजा हर्षवर्धन उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध राजा था और हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। कन्नौज कहां पर है, तो विद्यार्थियों कन्नौज जो है वो वर्तमान में यूपी में है।
इस कन्नौज शहर को उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध और मालदार राजधानी उस समय कहा जाता था। फिर क्या हुआ, राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हुई और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात यहाँ पर एक और राजा आया जिसका नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन ने भी राज किया। यशोवर्मन के पश्चात यहाँ ये जो राजधानी थी हमारी कन्नौज, और कन्नौज राजधानी पूरी तरीके से राजनीतिक शून्यता में आ गई। मतलब इसका कोई भी पालनहार नहीं रहा, मतलब कोई भी राजा यहाँ पर नहीं है। अब जब राजधानी खाली है और प्रसिद्ध राजधानी खाली है, इसका मतलब है कि लोगों के मन लालायित होंगे। तो पूर्व की ओर एक राजवंश था जिसका नाम था पाल वंश, ये पूर्व की ओर था बंगाल की तरफ। पश्चिम की ओर एक राजवंश था जिसका नाम था प्रतिहार राजवंश, और दक्षिण की ओर एक राजवंश था जिसका नाम था राष्ट्रकूट राजवंश। चलिए, अब ये तीनों राजवंश जो थे वो मिलजुल करके इस कन्नौज राजधानी को हथियाने के लिए आपस में लड़ते हैं, और ये जो लंबा संघर्ष चलता है लगभग 200 वर्षों तक ये संघर्ष चलता रहता है। इसी कारण से इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। आपसे पहला प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किनके मध्य हुआ? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य ये त्रिपक्षीय संघर्ष चला। कैसे याद रखेंगे? पी, पी और आर। पीपीआर याद कर लीजिए, पीपीआर, पीपीआर। यदि ये आप याद कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका निश्चित बन जाएगा। और कई वर्षों से, जब से एग्जामिनर एग्जाम ले रहे हैं इतिहास में, यह प्रश्न ऐसे ही पूछा जा रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके मध्य हुआ। अब इसमें से और अच्छे प्रश्न कैसे बन सकते हैं वो समझ लेते हैं। पहले इसके युद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आक्रमण किसने किया? कन्नौज तो राजधानी खाली थी, तो पाल वंश का राजा था जिसका नाम था धर्मपाल। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने, पूरी कहानी आप सुनते जाइए, 2 मिनट की छोटी सी स्टोरी है। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने यह देखा कि कन्नौज खाली है, इसलिए उसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब ये जब इसने अधिकार कर लिया पाल वंश के राजा ने, तब यहाँ पर जो सामने राजा था जिसका नाम था प्रतिहार वंश का राजा, और प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज को ये नागवार गुजरा कि इसने कैसे अधिकार कर लिया, मेरे होते हुए यहाँ पर अधिकार तो मुझे करना चाहिए। तो प्रतिहार वंश का राजा यहाँ पर वत्सराज आता है, और वत्सराज आकर के धर्मपाल पर आक्रमण कर देता है। धर्मपाल पर आक्रमण करने के बाद वत्सराज जीत जाता है। इनसे सत्ता इन्होंने छीन ली। अब दक्षिण भारत में एक राजवंश बैठा हुआ था जिसका नाम था राष्ट्रकूट राजवंश, और राष्ट्रकूट राजवंश का जो राजा था वो यहाँ पर ध्रुव प्रथम था। इसका नाम था राजा ध्रुव प्रथम। ध्रुव प्रथम ने वत्सराज पर आकर के आक्रमण कर दिया, और इस तरीके से अंतिम रूप से ये कन्नौज किसको मिल गया? प्रथम युद्ध में। अंतिम रूप से प्रथम युद्ध में राष्ट्रकूटों को यह युद्ध में विजय प्राप्त हो गई, और इस तरीके से राष्ट्रकूट जीत गए। आगे क्या होता है तो आगे की कहानी फिर सुनिए। आगे की कहानी यहां पर यह है कि अगला फिर आगे चलकर के युद्ध होता है, और आगे चलकर के फिर से युद्ध होगा। इस युद्ध में पुनः धर्मपाल फिर से क्या करेगा? धर्मपाल फिर से विजय हासिल कर लेगा। तो यहाँ दूसरी ओर जो प्रतिहार राजा थे वो फिर से यहाँ पर आक्रमण करेंगे धर्मपाल के ऊपर। अब की बार राजा बदल जाएगा यहाँ पर, और ये रहेगा राजा नागभट्ट द्वितीय। ये नागभट्ट द्वितीय प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही खतरनाक राजा है। खतरनाक कैसे हैं? ये ऐसा राजा है कि इसने अरबों को इतनी बुरी तरीके से मार लगाई थी कि करीबन 200 वर्षों तक भारत में कोई भी अरब आक्रमण नहीं हुआ था। ये इतनी बुरी तरीके से अरबों को इसने मारा था कि अरबों को लगता था कि भारत में राजा नहीं शासन कर रहा है, भारत में एक दैत्य शासन कर रहा है। और इस कारण से तब से फिर नागभट्ट द्वितीय के डर के कारण 200 वर्षों तक भारत में अरबों के आक्रमण नहीं हुए थे। तो ये वही राजा नागभट्ट द्वितीय है, प्रतिहार वंश का राजा, और इसने आक्रमण किया किस पर? धर्मपाल पर। यह सेकंड युद्ध चल रहा है। पहली बार पारी खत्म हो चुकी है और दूसरी बार पारी फिर से 0 से शुरू हुई थी। ठीक है, तो धर्मपाल ने जीत लिया था। धर्मपाल से फिर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय ने जीत लिया। लेकिन आगे चलकर के विधि को जो मंजूर था वही हुआ। आगे चलकर के राष्ट्रकूट राजवंश का एक राजा और आया, और राष्ट्रकूट राजवंश के इस नए राजा जिसका नाम था
गोविंद तृतीय। तो विद्यार्थियों, गोविंद तृतीय ने क्या किया, इस नागभट्ट द्वितीय को हरा दिया। कहां, तो पराक्रमी राजा जिसके डर से अरबों का 200 वर्षों तक भारत पर आक्रमण नहीं हुआ, और कहां, वो राष्ट्रकूट राजवंश के राजा गोविंद तृतीय से पराजित हो गया। क्या कर सकते हैं, युद्ध है, युद्ध में कुछ भी हो सकता है। तो गोविंद तृतीय से यह पराजित हो गया, और पराजित होने के बाद यह फाइनली गोविंद तृतीय के पास ये सत्ता आ जाती है, मतलब राष्ट्रकूटों के पास फिर से ये पारी राष्ट्रकूट जीत जाते हैं। लेकिन आगे चलकर के राष्ट्रकूट राजवंश में, मतलब हम यहां की बात कर रहे हैं, राष्ट्रकूट राजवंश में प्यारे विद्यार्थियों एक अगला राजा हुआ जिसका नाम है अमोघवर्ष। राजा अमोघवर्ष जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, अहिंसा का पालन करते थे और थोड़ा प्रकृति से, युद्ध से दूर ही रहते थे। लेकिन ये तो बड़ी विरुद्ध बात हो जाएगी, राजा होकर के युद्ध से दूर, इसका मतलब राजा होना ही नहीं चाहिए उसको। तो राजा होकर के युद्ध से विमुखता यदि रखता है तो वो राजा कहलाने के लायक हो ही नहीं सकता। तो फिर आगे चल करके अमोघवर्ष के समय में धीरे धीरे ये शासन वापस जाने लगता है प्रतिहारों की तरफ, और इस तरीके से फाइनली जो होगा, कन्नौज पर शासन कौन करेगा, तो 200 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद ये फाइनली कन्नौज पर गद्दी, या कन्नौज की गद्दी किसको मिली, तो प्रतिहारों को कन्नौज की गद्दी मिल जाती है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई, प्रतिहारों की हुई। त्रिपक्षीय संघर्ष किनके मध्य हुआ, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष में पूर्व की ओर से कौन से राजा लड़े, तो पाल वंश। पश्चिम की ओर से कौन से राजा लड़े, तो प्रतिहार वंश। और यदि ये पूछा जाए कि त्रिपक्षीय संघर्ष में दक्षिण भारत की तरफ से कौन सा राजवंश था, तो दक्षिण भारत की तरफ से यह राजवंश था राष्ट्रकूट वंश। इतने सारे प्रश्न आपके बन गए। अभी एक प्रश्न और बनेगा बड़ा जबरदस्त, देखिए कैसे। राष्ट्रकूट राजवंश दक्षिण भारत का पहला राजवंश था विद्यार्थियों, जिसने उत्तर भारत में आकर के आक्रमण किया था। आज तो पूरा भारत एक है, उत्तर दक्षिण की लड़ाइयां नहीं है, लेकिन पहले ये बहुत बड़ी समस्या थी। दक्षिण भारत वाले जो राजा थे, एक तो अलग अलग लैंग्वेज वहां पर हैं, और वो लोग जो थे सांस्कृतिक रूप से भी अपने आप को अलग रखते थे। उस राजा का राज्य ही अपना देश कहलाता था। अब वहां से दक्षिण भारत से आकर के कोई उत्तर भारत में आक्रमण कर जाए, ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो राष्ट्रकूट राजवंश एक ऐसा पहला राजवंश हुआ जिसने दक्षिण भारत का होकर के उत्तर भारत में विजय प्राप्त की, और ये पहला आक्रमण, पहली विजय होगी। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर इसमें राजवंश पूछे तो राष्ट्रकूट कहना है, यदि इसमें आपसे राजा पूछे तो पहला राजा कौन हुआ, ऐसा राजा वत्सराज हुआ, जिसने उत्तर भारत में आकर के सबसे पहले आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। तो इतने सारे प्रश्न आपको इस प्रश्न से मिलने वाले हैं, नए नए प्रश्न मिलने वाले हैं, और काफी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ये पूरी तरीके से आप बना लीजिए DVD इसको याद करने के लिए, क्योंकि संघर्ष में राजाओं के विषय में पूछा जा सकता है। आप अगर अच्छा एग्जाम कोई देंगे तो उसमें आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ, तो तीनों आप राजाओं के नाम आपको बताने पड़ेंगे। तो तीनों राजाओं में हम यहां से स्टार्ट करते हैं, PPR ये स्टार्ट किया, तो इस P से आया हमारा धर्मपाल, इस P से आया हमारा वत्सराज, और ये R से आया हमारा ध्रुव प्रथम। तो DVD इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। पहले क्या बन गया, DVD, फिर सेकंड क्या बनेगा, DNG, शायद ये एक ब्रांड भी होता है DNG, तो DNG आप याद कर सकते हैं, DVD DNG DVD DNG, सही है, कोई दिक्कत। चलिए फिर आगे आइए। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा यहां पर रहेगा, देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, हाँ अब दिख रहा होगा आपको स्पष्ट। चलिए दूसरा प्रश्न हमारा है, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। खानकाह, देखिए सूफी संत की बात, सूफियों की बात कर रहे हैं, और सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय। चलिए बता देता हूं आपको, आंसर इसका D रहेगा, वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, ऐसे उस स्थान को यहां क्या कहा गया है, खानकाह कहा गया है। तो खानकाह किसे कहा जाता है, वे स्थान जहां पर सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, उन्हें खानकाह कहा गया। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में अपन चलते हैं। पहली बात तो अपन अर्थ देखते हैं,
सूफी का। ये जो सूफी शब्द है ना बच्चों, ये सूफी का अर्थ होता है रहस्यवाद। देखिए, हर धर्म में आध्यात्म की ओर लोग हमेशा बढ़े हुए हैं। चाहे हिंदू धर्म की बात कर लें हम, हिंदू धर्म में धीरे धीरे जैसे जागृति आगे बढ़ी और लोगों ने वेदों की जगह आगे जाके उपनिषदों को स्वीकार किया, और उपनिषदों की जो एकात्मवाद की बात है, या ईश्वर और मनुष्य की आत्मा दोनों एक ही हैं, दोनों में एक ही संबंध है, दोनों एक हैं, इसको स्वीकार जब करने लगे, तो ऐसे ही अगर आप हर धर्म में देखेंगे, हर धर्म में अध्यात्म की ओर आगे चल कर के जोर दिया गया। तो यही बात हम इस्लाम में अगर देखें तो इस्लाम धर्म की एक शाखा हुई सूफी शाखा, और सूफी जो लोग थे, सूफी का वास्तविक अर्थ होता है रहस्यवाद। इस्लाम में जब कोई अध्यात्म की बात करता है तो उसको सूफीवाद की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और भारत में ये सूफी आंदोलन कब चले, तो 11वीं 12वीं शताब्दी में भारत में सूफी आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। 11वीं 12वीं शताब्दी में भारत में ये सूफी आंदोलन चलते हैं, और ये इनकी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे सत्तरिया शाखा, अगली शाखा एक और आप ले सकते हैं जैसे कादरिया शाखा। तो सत्तरिया शाखा, कादरिया शाखा, ये जो शाखाएं हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि सूफी मत की शाखाएं, या फिर 2 3 4 शाखाएं आपको दे दें, उनमें से एक कोई अलग नाम हो और 3 दे दिया जाए कि इनमें से कौन सी सूफी मत की शाखा नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी कादरिया शाखा, सत्तरिया शाखा, ये सारी किसकी हैं? ये सारी की सारी सूफी शाखाएं हैं। और सूफी का अर्थ मैंने प्यारे विद्यार्थियों को बता ही दिया है, इसका मतलब होता है रहस्यवाद, ठीक है। चले फिर आगे बढ़ते हैं हम, और अगली स्लाइड पे आ जाते हैं हमारी। देखिए, यहां पर हमने 2 प्रश्न अभी डिस्कस किए हुए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं जी। देखिए, अब अगला प्रश्न है आपके सामने, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चोल मंदिरों के विषय में, दक्षिण भारत में एक विशाल राजवंश हुआ जिसका नाम था चोल राजवंश, और चोल राजवंश अपने मंदिरों के लिए बड़ा प्रसिद्ध हुआ। चोल काल अपनी मूर्ति कला के लिए बड़ा प्रसिद्ध हुआ। चोल काल के राजा धन धान्य से संपन्न और बड़े सुसज्जित सेना वाले थे प्यारे विद्यार्थियों। अब इनके बारे में देख लेते हैं। चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया हुआ है, लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। गलत है। चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र थे। ये शब्द देख लीजिए, ग्रामीण बस्तियों के केंद्र नहीं, ग्रामीण नहीं थे, यहाँ पर शहरी बस्तियां भी थी। और इसके अलावा तीसरा है, जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। जनसाधारण नहीं, यहाँ पर राजा महाराजाओं द्वारा भी इनको आश्रय प्राप्त था, और मंदिरों की अपनी स्वयं की भी इनकम थी, अकेला लोगों के देने से नहीं हुआ। लास्ट अब बचता है हमारे पास ऑप्शन, चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। जो चोल मंदिर थे, वे चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बड़े समृद्ध थे। और क्यों समृद्ध थे, इसका कारण भी था, क्योंकि मंदिर का निर्माण हुआ, सुंदर मंदिरों का निर्माण हुआ, और मंदिरों के निर्माण के बाद आसपास वहां पर घर परिवार बसे, धीरे धीरे नई संस्कृति बसी, नई परंपराएं आई, और लोगों की इनकम भी बढ़ी। तो फिर मंदिरों में जो मंदिर थे उस समय, मंदिरों की भी इनकम बढ़ती गई। मतलब पूरा का पूरा परिवेश, पूरा का पूरा मार्केट वहां पर तैयार हो गया। आपके सामने यहाँ पर मैं चोल काल की कुछ विशेषताओं को लेकर के यहाँ पर एक मंदिर और उस समय की ये जो मूर्ति है, इसको आप देखिए। ये सबसे पहले है चोल काल की नटराज की मूर्ति। ये चोल काल की नटराज की मूर्ति है प्यारे विद्यार्थियों। और ये जो नटराज की मूर्ति आपको दिख रही है, इसे एक बड़े विद्वान हुए जिनका नाम है पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने इसको संसार की सर्वोत्कृष्ट कृति कहा है। ये जो चोलकालीन आपको नटराज की मूर्ति दिख रही है, और ये जो मूर्ति है ये कांस्य की बनी हुई है। आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा था लोहे की मूर्तियां, नहीं,
लोहे की मूर्तियां नहीं थी, यहाँ पर कांसे की मूर्तियां थी। और कांसे की मूर्तियां, चोल काल की कांसे की मूर्ति संसार की सर्वोत्कृष्ट मूर्तियों में से एक मानी जाती है। ये नटराज की बहुत फेमस मूर्ति है, आपने कई जगह देखी होगी नटराज की मूर्ति। शुरुआत कहाँ हुई? यहीं पर शुरुआत हुई और यहीं से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। इसमें इस नटराज मूर्ति से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं विद्यार्थी। देखिए, इसमें पहले पैर पूछे जाएंगे, फिर इसके बाद हाथ पूछे जाएंगे। किस हाथ की दिशा किस ओर है, यह भी आपसे पूछा जाता है। नीचे पैरों में कौन है, किसको दबाए हुए हैं, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यूपीएससी में बड़ा अच्छा नटराज की मूर्ति से प्रश्न पूछा जाता है और इसके विषय में पूरी जानकारी पूछी जाती है। तो आपको जो यूपीएससी वाले हों वो इसको ध्यान से पढ़ें और समझें कि नटराज को भी आपको समझना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से दूसरी ओर आगे हम बढ़ रहे हैं। ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये मंदिर तमिलनाडु में स्थित है और इसे चोल राजा, जिसका नाम था राजा राज चोल, राजा राज चोल प्रथम ये राजा हुए हैं। उन्होंने 1003 ईस्वी में इस मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया और यहां से ये मंदिर बनना, ये विशाल मंदिर आप देख रहे होंगे, ये बनना शुरू हो जाता है। 1987 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। तो भारत का ये बृहदेश्वर मंदिर, और इसी बृहदेश्वर मंदिर को राजा राज चोल के द्वारा बनवाए जाने के कारण राजराजेश्वर मंदिर भी कभी कभी कह देते हैं। तो आप इसको केवल ऐसे याद रखिए, बृहदेश्वर मंदिर, और ये किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम चोल राजा ने ये बनवाया था। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1003 ईस्वी में, और 1987 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो चलें, आपको इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। आइए हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने ये है। देखिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख, ध्यान दीजिए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये तवारीख क्या है उसको पहले बता दूं। तवारीख का मतलब होता है इतिहास। किसी का जब इतिहास लिखा जाता है तो उसको यहाँ तवारीख कहा जाता है। ओके, चले फिर आगे थोड़ा सा अब इसको समझ लेते हैं। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा मैं यहां कर देता हूं। हाँ जी, अब सही दिख रहा होगा। तो तवारीख, तवारीख का मीनिंग आपको मैंने बताया यहां पर इतिहास। और आगे अब इसमें बात करते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। पहला, ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई। तीसरा ऑप्शन है, तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। प्यारे विद्यार्थियों, ये एकदम सही है। तवारीख के जो लेखक हुआ करते थे वे अपने राजा को यहाँ पर अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर ही बल दिया करते थे। और जब उनके विषय में इतिहास लिखा जाता था तो राजा को ये संकेत दिया जाता था कि आप अपने शासन को व्यवस्थित बनाए रखें। और ये शासन को व्यवस्थित बनाने के लिए इतिहासकारों ने एक अच्छा कार्य किया। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है आपका, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया? अब प्रश्न को आराम से पहले समझ लीजिए। 19वीं सदी में, सबसे पहले 19वीं सदी में किसने कुरान की आयतों को, तो कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया? पहली बात, इस्लाम में आप सभी जानते हैं कि महिला शिक्षा निषिद्ध मानी गई थी और इसको वो स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन आगे चल कर के यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ये हैं सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां थे और इन्होंने इस्लाम में महिलाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया।
आप ये देखेंगे कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे, उस समय में बहुत सारे सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए। राजनीतिक आंदोलन तो हुए हैं, लेकिन सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी बहुत हुए। जैसे अगर हिंदू धर्म में ले लें हम, तो बहुत सारे विद्वान हुए, दार्शनिक हुए, जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे तमाम व्यक्ति हुए, तमाम दार्शनिक हुए, तमाम समाज सुधारक हुए, जिन्होंने समाज को बदला। तो ऐसे हर समाज में एक नया परिवर्तन आ रहा था और नए युग की शुरुआत हो रही थी। इस्लाम धर्म भी इससे छूटा नहीं था, और इस्लाम धर्म में यहाँ पर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने यहाँ पर आंदोलन चलाया और इस्लाम धर्म में कुछ परिवर्तन करने की बात। परिवर्तन करने से तात्पर्य यह है कि आप जो अपनी पुरानी मानसिकता बनाए हुए कि महिलाओं को यहाँ पर शिक्षा का अधिकार नहीं है, आप धर्म का हवाला देते, तो धर्म का आधार इन्होंने बनाकर कि कुरान हमारा आधार है और कुरान के आधार पर ही हम महिलाओं को शिक्षा दे रहे हैं। तो इन्होंने आंदोलन किया। यहाँ इस्लाम में दो बड़े आंदोलन हुए, सामाजिक आंदोलन। एक तो हुआ देवबंद आंदोलन, और ये यूपी में ही है देवबंद, और दूसरा यहाँ पर आंदोलन हुआ अलीगढ़ आंदोलन, ये भी अलीगढ़ आपका यूपी में ही है। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक आप ऐसा समझ सकते हैं कि देवगढ़ आंदोलन जो है ये पूर्ण इस्लामिक शिक्षा को मानते थे, ये जो अलीगढ़ देवबंद आंदोलन वाले थे। और अलीगढ़ आंदोलन वाले प्यारे विद्यार्थियों, ये आधुनिक शिक्षा को स्वीकार करते थे। तो ये आधुनिक शिक्षा को स्वीकार किए हुए थे, और ये किसके कहने पर आंदोलन हो रहा था? सर सैयद अहमद खां के कहने पर आंदोलन हो रहा था। 1920 में इन्होंने अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बनवाई, उसकी स्थापना करवाई। आपको पता होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जिसे जाना जाता है और बहुत प्रसिद्ध भी है। तो ये इसकी स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा करवाई गई थी। तो मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन ये हुआ था। तो 1920 की ये घटना है। आंसर इसका क्या होगा? सर सैयद अहमद खां। चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपके सामने ये है, अशोक के, ये थोड़ा सा, हाँ देखिए, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए हैं? तो अशोक के जो अभिलेख हैं उसकी बहुत सारी लिपियां थी। आपको पता हो जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक दुनिया में पहला ऐसा शासक हुआ जिसने अपने उपदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया, और भारत का ये पहला राजा था। दुनिया में भी पहला राजा हुआ, भारत का ये प्रसिद्ध प्रमुख राजा हुआ। इसी के बाद से भारत में सभी राजाओं ने फिर ये अपने उपदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया। जबकि अशोक जो थे, अशोक ने विभिन्न स्थानों पर अपने अभिलेखों को पहुंचाया। अब विभिन्न स्थानों पर अभिलेख पहुंचाने हैं, जन सामान्य की भाषा में होना चाहिए, तो उसकी अलग अलग लिपियां थी। लेकिन सर्वाधिक जो अभिलेख लिखे गए वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के सर्वाधिक अभिलेख लिखे गए। और लिपियां कौन कौन सी थी? तो अशोक के अभिलेखों की और लिपि थी, जैसे पहली तो ब्राह्मी हो गई, दूसरी थी खरोष्ठी, ग्रीक और अरेमाइक। देखिए यहां पर हम कैसे इनको याद कर लेते हैं, इनका स्थान भी पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो स्थान कैसे हम याद करेंगे वो भी समझ लीजिए। जैसे यहां पर खरोष्ठी, खरोष्ठी में पहले क्या आ रहा है? खर आ रहा है। खर मतलब खराब। अच्छा, आपसे पूछा जाए पाकिस्तान कैसा देश है, अच्छा है कि खराब है? किसी भी इंडियन से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा खराब है। तो पाकिस्तान खराब है, तो कौन सी लिपि हो गई? खरोष्ठी। तो खरोष्ठी लिपि वाले जितने भी अभिलेख हैं वो कहाँ पर मिले? वो सभी हमें पाकिस्तान में मिले। अच्छा, दूसरा ग्रीक और अरेमाइक, ये दो लिपियां हैं। ग्रीक और अरेमाइक वाली जो लिपि है, ऐसे शिलालेख या अभिलेख हमें कहाँ पर मिले? वो हमें प्यारे विद्यार्थियों अफगानिस्तान में मिले। तो ये हमें कहाँ पर मिले? ये हमें अफगानिस्तान में मिले। अच्छा, अरेमाइक में आ से शुरू हो रहा है और अफगानिस्तान में भी आ से शुरू हो रहा है, इसलिए अरेमाइक
का आ और अफगानिस्तान का आ इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ग्रीक और अरेमाइक ये कहाँ पर मिले हमें? अफगानिस्तान में मिले। अब यहाँ पर बात आती है ब्राह्मी की, तो ब्राह्मी में सर्वाधिक लिखे हुए। अब ब्राह्मी के कहाँ पर मिले हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत कैसा देश है? भारत तो ब्रह्मा का देश है, और ब्रह्मा का देश होने के कारण यहाँ पर भारत में कौन सी लिपि में शिलालेख मिलते हैं हमें? तो भारत में हमें यहाँ ब्राह्मी लिपि में शिलालेख मिलते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, 4 आपके पास लिपि हैं, 2 जो हैं वो एक साथ हैं। खरोष्टी से हमने ले लिया खराब, और पाकिस्तान कैसा देश है? तो हमारी नज़रों में खराब है, इसलिए पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि। तो ग्रीक और अरेमाइक जो हैं वो अफगानिस्तान में, और ब्राह्मी लिपि जो है वो भारत में। चलिए, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जीके में एक बहुत अच्छा फंडा है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको याद करना हो तो छोटी छोटी ट्रिक बना लीजिए, और ट्रिक बना करके आप उनको याद करते जाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ लिया, समझ लिया, और पढ़ने समझने के बाद यदि आपने अच्छी तरीके से उनको याद नहीं किया तो सब पढ़ा पढ़ाया बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठे हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता है। तो इस स्थान को क्या कहा जाता था? देखिए, गर्भगृह तो हो नहीं सकता, क्योंकि गर्भगृह वो स्थान होता है जहां पर मुख्य देवी या देवता बैठते हैं। प्रदक्षिणा पथ तो इस तरीके से राउंड होता है, ये भगवान का परिक्रमा देना पड़ता है। ग्राम भोजक तो ये पद है, तो बचा क्या? मंडप बचा, मंडप ही है ये। तो देखिए, इस तरीके से अगर ये वेदी है, भगवान यहाँ पर विराजमान है, और ये यहाँ पर उनका गर्भगृह अंदर का हो गया। अब यहाँ पर जब आने के लिए लोगों की लाइन लगी होती है, मंदिर के सामने एक जगह होती है, इसको बोला जाता है मंडप। तो मंडप वह जगह है जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे। तो आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल बना हुआ होता था, ऐसा इस तरीके से, और इसको हम क्या बोलते थे? इसको बोला जाता था मंडप। ठीक है, ये मंदिरों से भी आपके बहुत प्रश्न आते हैं। जितने भी सेंट्रल एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल एग्जाम में सारी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें मंदिर कला, जैसे हम बात करें मूर्ति निर्माण कला, यदि हम बात करें चित्रकारी की, यदि हम बात करें यहाँ पर शिल्पकारी की, ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं, जितने भी आप अगर सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग, तो ये ध्यान रखिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें अगर मंदिर कला में थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा अभी आपको नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे मंदिर निर्माण कला में 3 प्रकार की मंदिर निर्माण कला है हमारे यहाँ पर। एक तो है दक्षिण की मंदिर कला, एक है उत्तर भारत की, और तीसरी है नागर कला। ये मिक्स कला होती है। तो उत्तर भारत के मंदिरों की विशेषता, दक्षिण भारत के मंदिरों की विशेषता, और उसके साथ साथ मिली जुली हुई संस्कृति की विशेषता, तो ये अलग अलग आपसे पूछा जाएगा। कभी आपको एग्जाम में चित्र दिखाकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और कभी उनके बनावट को लेकर के। जैसे एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, अगर आपको आंसर आ जाए तो बताइएगा। वे मंदिर जो मुख्यतया ऊंचे हुआ करते हैं, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले बनते हैं, लेकिन वह किसी चबूतरे पर ना होकर के समतल जमीन पर बनाए जाते हैं, ऐसे मंदिर कौन सी मंदिर निर्माण कला के यहाँ पर उदाहरण हैं? तो कौन सी मंदिर कला का उदाहरण होगा? तो ये दक्षिण भारत के मंदिरों की कला हुआ करती है कि इनमें मंदिर ऊंचे बनते हैं, बहुत सुंदर बनते हैं, ऊंचे शिखर वाले बनते हैं, लेकिन ये किसी ऊंचे चबूतरे पर ना बनकर के समतल जमीन में बना करते हैं। मंदिरों में तोरण द्वार की जो व्यवस्था है, ये तोरण द्वार की व्यवस्था भी विद्यार्थियों कहाँ से आई? ये दक्षिण भारत की कला है। तो दक्षिण भारत की कला ही आज बहुत सारे मंदिर हमारे उत्तर भारत में ही बन रहे हैं। और मिक्स कला के मंदिर जो बनते हैं उनको नागर कला कहा जाता है। कभी बात करेंगे हम इस पे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, तो इसका आंसर आपका रहेगा सी, मंडपम। ठीक, चलिए फिर आगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपने सभी ने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है उनके। तो सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक त्रिपिटक कहे जाते हैं बौद्ध धर्म के। उनमें से अब ये
विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध संघ से, पहले ही मैंने बता दिया है, बौद्ध संघ से ये संबंधित है। इसमें एक चीज विशेष पूछी जाती है, तो बहुत बेसिक सा प्रश्न आपसे पूछ लिया है। या विनय पिटक ग्रंथ से एक खास बात पूछी जाती है, विनय पिटक ग्रंथ में किसका वर्णन है? तो प्यारे विद्यार्थियों, विनय पिटक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में साधुओं के आचार व्यवहार का, जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे तो उनके आचार व्यवहार का, वो कैसे रहेंगे, क्या खाना खाएंगे, कैसे उनको अपना पठन पाठन करना है, कहाँ वो जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं, उनकी आचार संहिताएं, उनकी मर्यादाएं क्या होंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी बातों का वर्णन किस में दिया था? विनय पिटक में दिया था। और विनय पिटक के ही जो रूल्स रेगुलेशन थे वो बहुत ज़्यादा कठिन लगे बौद्ध भिक्षुओं को। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई और बुद्ध की मृत्यु होने के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति होती है, और प्रथम बौद्ध संगीति के पश्चात ये दो ग्रंथ लिखे जाते हैं, सूत पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक में साधुओं के आचार व्यवहार का वर्णन लिखा जाता है। और आगे चलकर के जब चौथी बौद्ध संगीति होती है, और चौथी बौद्ध संगीति में प्यारे विद्यार्थियों, ये बौद्ध धर्म इसी विनय पिटक के लिखे हुए जो नियम कानून थे उनको लेकर के विवाद हो जाता है। एक नए जो साधु आते हैं वो कहते हैं हम इतने कठिन रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते हैं, हमें तो आधुनिक चीजें चाहिए, हमें विदेश गमन भी करना है। और पुराने साधु कह रहे थे कि जैसा बताया गया है वैसे ही चलना है। इस बात को लेकर के दोनों साधुओं के ग्रुप में झगड़ा हो जाता है, दोनों संघों में झगड़ा हो जाता है। और जैन धर्म बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति से प्यारे विद्यार्थियों दो भागों में बढ़ जाता है। एक यहाँ पर नया ग्रुप बन जाएगा और एक पुरानी मान्यताओं को मानने वाले दो ग्रुप यहाँ पर रहेंगे। यदि आपने इनको सुना होगा, बौद्ध धर्म जब पढ़ा होगा, चलिए इसकी विस्तार से चर्चा हम बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तब आप उसे करेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है राजा हर्षवर्धन। देखिए अब दिख रहा होगा, क्लियर है आपको। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी? तो राजा हर्षवर्धन जो थे उत्तर भारत के महान शासक थे। इनका वंश था पुष्यभूति वंश और ये हरियाणा के थे, तो पुष्यभूति इनका वंश था। राजा का दरबारी कवि जो था बाणभट्ट, उसने इनकी आत्मकथा लिखी थी हर्षचरित। हर्षचरित संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और ये काफी प्रसिद्ध राजा थे। और प्रसिद्ध राजा का बाणभट्ट ये दरबारी कवि भी बड़ा प्रसिद्ध था। इतिहास जो संस्कृत के ज्ञाता हैं और साहित्य के ज्ञाता हैं वो लोग कहते हैं बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, मतलब बाण जो हैं, बाण ने, अब मैं बता देता हूं इनके बारे में। जो बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट ने एक कथा लिखी थी जिसका नाम है कादम्बरी। ये संस्कृत की बहुत प्रसिद्ध कथा है कादम्बरी। कादम्बरी में इन्होंने ऐसा वर्णन किया कि सामान्य सी लगने वाली कथा को भी समझने में लोगों को 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे। इतनी टिपिकल कहानी बनाई और लोग उसको समझ नहीं पाते थे। तब जाकर के ये समझ में आया कि इस तरीके से गद्य, मतलब कोई कहानी भी इतनी सरल होने वाली चीज, हम जानते ना कि कहानी कह रहे हैं तो कहानी तो बड़ी सरल होती है, कहानी भी इतनी टिपिकल बना देना ये किसका काम हो सकता है? ये बाणभट्ट का काम हो सकता है। और तभी से कहा जाने लगा बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, मतलब बाणभट्ट ने जो छोड़ दिया है वही संसार में दिख रहा है। बाणभट्ट तो बड़े स्पेशल हैं, ठीक है। तो चलिए, ये बाणभट्ट की कादंबरी भी आपको याद रखनी है। राजा हर्षवर्धन की आत्मकथा हर्षचरित भी इन्होंने लिखी है और राजा हर्षवर्धन की भी कुछ कृतियां हैं, जैसे नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ये 3 रचनाएं हर्षचरित जो राजा हर्षवर्धन है उनकी स्वयं की है, ठीक है। चलें फिर आगे, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है आपके सामने। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए, देखिए, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। अब ये सबसे पहले विहार क्या है? विहार का मतलब कोई
बिहार यूपी बिहार नहीं है, बिहार का मतलब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर रहने का स्थान, या हम इसको आश्रम कह सकते हैं, तो रहने का स्थान मठ या आश्रम कह सकते हैं। राजा महाराजा हुआ करते थे वो, या कोई नगर का श्रेष्ठी है, पैसे वाला व्यक्ति है, कोई अच्छा पुण्यात्मा है, तो वो जाकर के इन साधु महात्माओं के रहने के लिए इनका निर्माण करवाता था। तो आरंभिक बिहार जो थे वो किसके बने थे? ये लकड़ी के बने हुए थे। ठीक है, ये काफी पूछा जाता है, काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये लकड़ी के बने हुए रहते थे। चले फिर आगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपके सामने जातीय समानता। दिख रहा है आपको? थोड़ा सा और बड़ा कर दूं इसको। देखिए प्रश्न है, जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? जातीय समानता, एक एक वर्ड को क्लियर करते जाएं। जब भी आपको लाइन समझ में नहीं आए, प्रश्न समझ में नहीं आए, इस तरीके से एक एक चीज को पढ़ते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं। पहले लिखा हुआ है जातीय समानता, फिर लिखा है को प्रचारित करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना। मुख्य है हमारा सत्य शोधक समाज की स्थापना। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो की थी वो महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। अब महात्मा ज्योतिबा फुले जो हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले जो हैं हमारे, ये महाराष्ट्र के हैं, और महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले जो थे 1873 में इन्होंने इस सत्य शोधक समाज की स्थापना की। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इन्हें जो जातिगत असमानता थी उसको लेकर के ये बड़े परेशान रहते थे। तो जातिगत असमानता को लेकर के इनके मन में बड़ी एक वेदना सी होती थी कि ये असमानता क्यों भरी पड़ी है, और इस कारण से इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करके प्यारे विद्यार्थियों यहाँ ये सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और स्थापना करने के बाद यहाँ जो जातिगत असमानता थी उसको प्रचारित करने का काम किया। और फुले क्यों इनका नाम पड़ा, इसके विषय में भी जरा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जो फुले इनका नाम पड़ा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, वो इस कारण से पड़ा हुआ है, ये एक्चुअली फूल बेचने का काम किया करते थे और फूल बेच करके अपनी आजीविका चलाते थे। वैसे अपनी ये कोई जाति नहीं रखना चाहते थे, और जब इनके फूल बेचने का कार्य लोगों ने देखा और इनकी सामाजिक जो वेदना थी इनके अंदर कि लोगों को अच्छी तरीके से रहना चाहिए, जातिगत भेद नहीं रखना चाहिए, और इन्होंने जब ये सत्य शोधक समाज की स्थापना की 1873 में, तब जाकर के इनको लोगों ने कोई जाति ना देकर के फूल से ये फुले शब्द बना हुआ है। इनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई फुले। तो सावित्री बाई फुले, ये भी आपको काफ़ी नाम मिलेगा सुनने के लिए। जब महाराष्ट्र के विषय में आप पढ़ेंगे या महाराष्ट्र के बारे में हम कोई भी जानकारी लेंगे तो वहाँ इनका काफ़ी नाम रहेगा। और इस तरीके से सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? महात्मा ज्योतिबा फुले ने की। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है 29 मार्च। अगला प्रश्न आपके सामने है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया? सभी जानते हैं मंगल पांडे ये नाम है, और 1857 की क्रांति का पहला शहीद जिसे कहा जाता है, तो 57 की क्रांति का पहला शहीद भी मंगल पांडे जी थे। और 29 मार्च को इन्होंने, जब चर्बी वाले कारतूसों को लेकर के ये विद्रोह होता है, ये स्वयं पंडित थे और इन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद मंगल पांडे ने अपने अफसरों को भी मारा पीटा, क्योंकि अफसर उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे। इन्होंने विरोध किया और विरोध करके उनको मारा पीटा, और इस कारण से आगे चल कर के 8 अप्रैल को इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। 29 मार्च को बैरकपुर में इन्होंने हमला किया अफसरों पर, और आगे चल कर के 8 अप्रैल को प्यारे विद्यार्थियों इन्हें फांसी दी जाती है। और इसी के परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 को मेरठ से जो सैनिक होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और क्रांति का बिगुल फूंक देते हैं। 1857 की महान क्रांति इस भारत देश में हो जाती है, जिसमें जन जन ने भाग लिया हुआ था। तो ये 57 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति है, इसको छोटी सी लाइन में मैं कह के नहीं जा सकता हूँ।
तो कभी अपन इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। चलिए आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और काफी प्रश्न हैं अपने सामने, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति, समझते जाना कि लाइन से, थोड़ा सा डीप है प्रश्न लेकिन समझना पड़ेगा हमको। अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अंग्रेज अपने आप को सर्वोच्च मानते थे भारत में, इस नीति को कौन सी लाइन पुष्ट कर रही है वो समझ लीजिए। इसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं कर सकेगा। दूसरा, इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। और तीसरा है, कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। और लास्ट दिया गया है, इसने इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है। आंसर आपका सी है। और कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, अंग्रेज ये मानते थे कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों पर क्या कर रहे हैं? भारतीय राज्यों पर शासन कर रहे हैं। यहां पर भारत में एक गवर्नर जनरल था उस समय, 1813 से लेकर के 1823 तक एक गवर्नर जनरल भारत में रहा जिसका नाम था हेस्टिंग। और उसका ऐसा मानना था कि हमारी सत्ता क्या है? हमारी सत्ता सर्वोच्च है, तभी तो हम भारतीयों पर राज कर रहे हैं। मतलब हमारे रूल्स रेगुलेशन, हमारा गवर्नेंस, हमारी सोच समझ बुद्धिमत्ता इतनी ताकतवर है कि हम भारतीयों पर राज कर पा रहे हैं। तो अंग्रेजी सर्वोच्चता की नीति के संबंध में आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तो यहां पर आंसर सी हो जाएगा, केसर सागा। प्यारे विद्यार्थियों, केसर सागा, ये जो तिब्बत है, तिब्बत एक बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है और केसर सागा एक पवित्र ग्रंथ जो है वो इसको ये राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में मानते हैं। ठीक है, चलें कुछ खास नहीं इस प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? तो भारत का यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य जो है कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध है। ये विभिन्न प्रकार की कलाएं और विभिन्न प्रकार की यहाँ पर जो चित्रकारियाँ हैं इनके विषय को लेकर के हम एक आपको अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके विषय में आपसे चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके सामने, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो ये राजा थे, राजा कुषाण। भारत में विभिन्न आक्रमणकारी आए और उन आक्रमणकारियों ने भारत पर शासन किया, भारत के राजाओं को लूटा मारा। इनमें प्रारंभिक समय में एक राजा हुआ, राजवंश था जिसका नाम था कुषाण राजवंश। और कुषाण राजवंश का एक राजा था जिसका नाम था राजा कनिष्क। कनिष्क राजा के शासनकाल में यहाँ सिल्क रूट मतलब रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया गया और रेशम मार्ग पर अधिकार करके उसने चाइना से लेकर के और मध्य एशिया तक के देशों पर अपना कब्जा कर लिया था। ये बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग था प्यारे विद्यार्थियों। इस व्यापारिक मार्ग पर पूरी तरीके से अधिकार करना मतलब कुषाणों के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति का अर्जन होना यहाँ पर कहा जाएगा। तो कुषाण अपने आप में क्या बन गए? बहुत ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका रहेगा कुषाण राजवंश। अगला एक प्रश्न और लेंगे हम। एक सेकेंड, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। तो क्यों बाध्य किया ये समझ लेते हैं। वे अपने स्वतंत्रता सैनिक
शक्ति रखेंगे, स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। नहीं, वे अपने स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं रखेंगे, बिना किसी रखरखाव के खर्चे के वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान करेंगे, ये भी नहीं। वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ साथ उन्हें कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी, ये भी नहीं। आंसर डी है आपका, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें स्वयं वहन करना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं सहायक संधि की। भारत में सहायक संधि लाने वाला एक गवर्नर था, गवर्नर जनरल का नाम था यहाँ पर लॉर्ड बेलेजली, और लॉर्ड बेलेजली भारत में सहायक संधियां लेकर के आया। ये क्या होती हैं सहायक संधियां, थोड़ा सा 1 मिनट में आपको समझाना चाहता हूँ। लॉर्ड बेलेजली भारत में 1798 से लेकर के 1805 तक शासन करता है और इसने ये देखा कि कैसे मैं भारतीय राज्यों को या जो देसी राजे रजवाड़े हैं उनको अपने में मिला लूं। इसने एक नीति चलाई, नीति चला करके ये कहा कि जो राजा महाराजा कमजोर हैं, जो राजा महाराजा कमजोर दिखें, उन पे जाकर के ये कहो कि आप हमारी संधि स्वीकार कर लो। उन राजाओं को डर दिखाओ कि आपको पड़ोसी राजा मार सकता है, आपके राज्य को हत्या सकता है। इस कारण से क्या कीजिए, आप हमसे संधि स्वीकार कर लीजिए। और संधि स्वीकार करने के लिए कहते हैं, संधि में शर्तें क्या क्या थी, तो संधि की शर्तें इस प्रकार थी कि पहली बात, आप किसी भी विदेशी राजा से किसी भी अन्य राजवंश से अपना संबंध नहीं रखेंगे। दूसरा ये था, आप अपने राज्य में किसी प्रकार की सेना नहीं रखेंगे। अगर सेना होगी तो सेना किसकी होगी, अंग्रेजी सेना होगी। इसका खर्चा कौन देगा, राजा को स्वयं ये खर्चा देना होगा। तो ये शर्तें वहां पर लागू कर दी जाती थी और वह जो राजा हुआ करता था वह राजा अपने आप में पंगु हो जाता था। एक विशेष बात और थी इसमें, एक विशेष बात क्या थी, वो ये थी कि उस राजा के राज्य में अब से एक अंग्रेजी जासूस भी रहेगा। अंग्रेजी जासूस निवास करेगा, मतलब राजा की आंतरिक नीति क्या बन रही है वह भी अंग्रेजों तक पहुंच जाएगी। इतनी सब बातें यदि वह राजा मान लेता है तब तो ठीक है, अगर ये सहायक संधि स्वीकार नहीं करता है राजा, तब नहीं स्वीकार करने पर अंग्रेज उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार थे। पहले नंबर वो चुनते थे कोई हल्का फुल्का राजा हो, उस पर ये इस प्रकार की नीतियां थोपी जाएंगी। राजा को मजबूरी में आकर के और ये संधि स्वीकार करनी पड़ती थी। राजा जब संधि को स्वीकार कर लेता था और वह धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देता था। इस तरीके से भारत में सहायक संधियों का जनक किसको कहा जाएगा, लॉर्ड बेलेजली को। और लॉर्ड बेलेजली का शासन कब से कब तक रहा प्यारे विद्यार्थियों, 1798 से लेकर के 1805 तक। इसकी संधि की जो शर्तें थी वो आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। आपको इस सेशन से लेकर रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ रहे हो, कोई भी जिज्ञासा हो आपके मन में कि हमें ये प्रश्न समझ में नहीं आया या और भी पूछना हो, या इस तरीके की जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, तो आप CL कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन जो ऐप हमारा बना हुआ है उस ऐप पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाकर के हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको फ्री लाइव क्लासेस मिला करेंगी। इसमें कुछ कोर्स भी है हमारे जो पेड हैं और कुछ फ्री क्लासेस भी हैं। CL कैरियर एकेडमी का यूट्यूब चैनल भी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट जो है वो भी आपको यहाँ पर फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़िए। इस ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़िए, अपने जीवन में सफल बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।